हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह कल्याणी अपने लालच के प्रति अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होती है और अपनी बहू बेटे के साथ वो सभी से माफी मांगती है और सभी का सामान लुटाने के साथ साथ सभी का उधार भी चुकता करती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन क्या करे, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को कितना क्यों ना सुधार लो, वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। ठीक वैसा ही कल्याणी के साथ भी था। क्या कल्याणी का लालच सच में खत्म हो चुका था या उसका लालच उसके अंदर अभी भी बाकी था? आइए इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सौम्या अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वहाँ पर सौम्या की सास कल्याणी आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज कितना खाना बना रही है तू? कितना बना रही है मतलब? अरे मम्मी जी, जितना खाना बनेगा उतना ही तो बनाऊंगी ना मैं। हाँ हाँ बहू, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या तुझे ये पता है कि सुमित कुछ समय में घर से बाहर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ? मम्मी जी, आप कैसी बातें करती हो? अब वो मेरे पति हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं, क्या ये बात मुझे पता नहीं होगी? अरे तो जब पता है तो फिर उसके लिए क्यों खाना बना रही है तू? पर मम्मी जी, अरे बस भी करो बहू, तुम्हें तो किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कब क्या चीज का कहाँ सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या था, खाना बनने के साथ ही सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं कि तभी सुमित अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मैं सोच रहा था कि अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ इंडिया जाऊं। वहाँ पर डॉलर में पैसे मिलते हैं, वहाँ के डॉलर यहाँ बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। हाय दैया, मेरा लड़का मुझसे दूर कैसे रहेगा और तेरे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? अरे मम्मी, मैं बाहर आप लोगों के लिए ही तो जा रहा हूँ। आप ही सोचिए, मैं बाहर जाऊंगा तो बहुत ही पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो आप अपने लिए कितना सारा सामान ले सकती हैं। सुमित की बातें सुनकर कल्याणी के मन में एक बार फिर से लालच जागता है और वो कहती है, अगर मेरा बेटा बाहर जाएगा तो घर में खाना कम बनेगा और इस तरह मैं अपनी रसोई का सामान भी बचा कर रख लूंगी। हाँ बेटा, तू बोल तो बिल्कुल सही रहा है, तो बता फिर कब जा रहा है तू? बस माँ, वीजा बनने को दिया है, कुछ ही दिनों में वीजा आ जाएगा और जैसे ही आएगा वैसे ही मैं चला जाऊंगा। इस तरह अब सभी लोग अपना खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सौम्या के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी कि तभी वहाँ पर सुमित आता है और उसे कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपना मुंह रखकर कहता है, क्या हुआ डार्लिंग, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुमित। अरे अब बता भी दो। अगर मैंने सुमित को ये बता दिया कि उनके जाने के बाद क्या होगा, तो सुमित जी अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं सुमित जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक बार फिर आप मुझसे दूर चले जाएंगे। अरे बाबा, तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह अब सौम्या और सुमित सो जाते हैं। यूं ही अब दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों बाद सुमित का वीजा आ जाता है, जिसके बाद सुमित आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। जैसे ही सुमित जाता है, वैसे ही एक बार फिर कल्याणी का लालच धीरे धीरे शुरू होता है। ऐसे ही एक बार की बात है, कल्याणी की पड़ोसन कल्याणी के घर आती है और कहती है, अरे कल्याणी बहन, मेरे घर आज तुम सभी की दावत है, तो तुम सभी आना जरूर। हाँ हाँ बहन, अब तुमने हमें बुलाया है और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तुम चिंता मत करो बहन, हम दोनों सास बहू जरूर आएंगे। इस तरह पड़ोसन कल्याणी के घर से चली जाती है, जिसके बाद शाम को कल्याणी और सौम्या दोनों ही तैयार होकर अपनी पड़ोसन के घर जाते हैं। फिर क्या था, वहाँ पर काफी कुछ खाने को था। ये देखकर कल्याणी अपनी बहू सौम्या से कहती है, अरे सौम्या बहू, देख रही है यहाँ पर कितना कुछ है? हाँ माँ जी, देख रही हूँ। तो क्या सोचा फिर तूने? मतलब सोचना क्या है, अरे यहाँ से खाकर हम अपने किचन के लिए सामान लेकर जाएंगे। पर मम्मी जी, आपका ये रसोई का लालच फिर से शुरू हो गया। बहू, तू नहीं जानती कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, और कमाना ही नहीं बल्कि उस पैसे की बचत करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुझे जो बोल रही हूँ तो चुपचाप कर ले। अब क्या था, बेचारी को ना चाहते हुए भी अपनी सास की बात माननी पड़ती है। और जब पड़ोसन के घर में सभी खाना खाकर चले जाते हैं, तब सौम्या अपनी पड़ोसन आंटी से कहती है, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बहू, नमस्ते। और तूने खा लिया ना पेट भर के? हाँ हाँ, मैंने खा लिया। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बहू, बोलो ना, क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें? वो मेरे घर का ना
राशन खत्म हो रहा है और आपको तो पता ही है कि अभी सुमित जी बाहर गए हुए हैं। उन्होंने अभी पैसे भी नहीं भेजे। अगर आप कुछ राशन दे देती तो। उसकी बात सुनकर पड़ोसन अपने मन में कहती है, लगता है कल्याणी का लालच फिर से शुरू हो गया। इस कल्याणी के लालच में बेचारी सौम्या बहू हमेशा पिसती है। उसको खुद तो किसी के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता। बेचारी सौम्या बहू को हर किसी के सामने कटोरा लेकर भेज देती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तेरे घर में कोई राशन खत्म नहीं हुआ और तेरी सास का लालच फिर उजागर हो गया है और उसने ही तुझे यहाँ भेजा है मुझसे राशन लेने को। मैं सही बोल रही हूँ ना बहू? सौम्या कुछ नहीं बोलती और अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है। उसको ऐसे देखकर अब कल्याणी की पड़ोसन सब कुछ समझ जाती है और वो सौम्या के हाथों में राशन दे देती है। सौम्या राशन लेकर चली जाती है और राशन को देखकर कल्याणी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर क्या था, कल्याणी उस राशन को अपनी रसोई घर के हर डब्बे में रख देती है और अपनी बहू से कहती है, देख बहू, ये हमारे किचन का राशन अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब तू ध्यान से खाना बनाना, ज्यादा सामान खर्च मत करना तुम। जी मम्मी जी। इस तरह वैसे ही दिन गुजरने लगते हैं और कल्याणी के खाने का लालच बढ़ता जाता है और पूरी तरह खाना ना मिलने की वजह से अब सौम्या को कमजोरी होने लगती है। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सास के इशारों पर नाचती रहती है। लेकिन अब ये कमजोरी सिर्फ सौम्या को ही नहीं बल्कि कल्याणी को भी महसूस होने लगी थी। ऐसे ही एक सुबह जब कल्याणी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, तभी उसकी आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे काफी चोटें आती हैं और जब सौम्या वहां पहुंचती है तो वो अपनी सास को इस तरह जमीन पर पड़े देखकर खुद ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत वो अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। साथ ही अपने पति सुमित को भी कॉल करके सब बताती है। सुमित भी ये सब जानकर पहली फ्लाइट पकड़कर इंडिया आता है और कुछ ही समय में हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके सौम्या को कहते हैं, सौम्या जी, आपकी सास को अंदरूनी कमजोरी है, इस वजह से ये बेहोश होकर नीचे गिर गई हैं। अगर यही हाल रहा तो आपकी सास भुखमरी का शिकार हो जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अब सौम्या भी कमजोरी की वजह से चेयर पर बैठ जाती है और अपनी गर्दन झुकाकर अपना सर अपने हाथों पर रखकर परेशान हो जाती है। उसको इस हालत में देखकर सुमित उसके पास आकर कहता है, सौम्या, ये सब कैसे और कब हुआ? उसकी बात सुनकर अब सौम्या सुमित को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सुमित को बहुत दुख होता है और वो अपनी पत्नी सौम्या से कहता है, मेरी ही गलती है सौम्या, ना मैं आउट ऑफ इंडिया जाता और ना ही माँ के अंदर फिर लाला जाता। देखो, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम दोनों किस मोड़ पर खड़े हो गए हो। सुमित अब अपनी आंखों में आंसू लिए दरवाजे के शीशे से अपनी माँ को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ को होश आता है तब कल्याणी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और अपने सामने अपने बहू बेटी को रोता देखकर कल्याणी उन दोनों से कहती है, अरे बेटा, तू कब आया यहाँ पर? और बहू, तू रो क्यों रही है? माँ, आपके लालच की वजह से आज तुम यहाँ पर हो और सौम्या आपके लिए रो रही है। मुझे नहीं पता था कि जब जब मैं बाहर जाऊंगा तब आपका अपनी रसोई के प्रति इतना लालच बढ़ जाएगा कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगी। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो शायद मैं कभी जाता ही नहीं। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? सुमित अब अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद कल्याणी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी नजरें झुकाए अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने ना जाने कितनी गलतियाँ करी और तुझे ना जाने किस किस के घर राशन लेने के लिए भेजा। लेकिन देख, भगवान सबको उसके किए की सजा दे ही देते हैं। मुझे भी आज उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया। काश मैंने कभी रसोई का लालच न किया होता, ना कभी तुझे किसी के घर मांगने के लिए भेजा होता, तो शायद आज मैं ठीक होती, तू भी यूं इस तरह कमजोर ना होती। मम्मी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारी माँ हैं। जिसे माँ अपने बच्चों को माफ करती है, वैसे ही बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को माफ करें। हाँ माँ, और माँ, मैंने ये चीज नोटिस कर ली है। जब मैं बाहर गया हूँ आपके अंदर बचत की भावना आई है और वो बचत ही आपका लालच है। इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि अब मैं यहीं रहूंगा। इस तरह अब सौम्या और सुमित एक बार फिर कल्याणी को माफ करते हैं और कुछ ही दिनों में
अब कल्याणी भी अपने घर चली जाती है। इस तरह अब सुमित भी कहीं बाहर नहीं जाता और ना ही कल्याणी का लालच दोबारा उजागर होता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ भाड़ ने मदन को घेर रखा था। गोद में नन्ही सी बेटी नंदिता थी, जिसके मासूम चेहरे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। दरअसल उसके जन्म के वक्त ही मदन की बीवी दुनिया को अलविदा कह गई थी। उसके गम में मदन पहले ही टूट चुका था। ऊपर से गांव वालों की दकियानुसी बातें उसकी तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा रही थी। तभी वो कहता है, बस करो, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ या कर्ज नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अपनी बातें लेकर आप सभी यहाँ से चले जाइए। तुम तो सच से मुंह मोड़कर बैठ गए। जन्म के समय ही अपनी माँ को खा गई, पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। मैंने तो सुना था बेटी लक्ष्मी होती है, ये तो कुलक्षणी निकली। देख लेना मदन भाई साहब, तुम्हें अमीर से फकीर बना कर रहेगी ये। चलो भाई और बहनों। इतना कहते हुए सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ रुख करते हैं और मदन अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिए उसकी ओर देखकर कहता है, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। मेरे लिए मेरी बेटी बोझ नहीं बल्कि मेरी खुशियाँ हैं। मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कर्जदार ही क्यों न बनना पड़े। भावुक पिता नन्ही सी नंदिता को गले से लगाकर अंदर आता है। मदन काफी सुखी और समृद्ध था। घर में किसी भी चीज की अब तक कोई कमी नहीं थी। पर देखते हैं आगे क्या होता है। समय गुजरता है और मदन दिन रात अपनी बेटी के आसपास ही रहता और कुछ वक्त तो यूं ही गुजर जाता है, जिसके साथ धीरे धीरे मदन गरीब होता चला जाता है। पर अब नंदिता 7 साल की हो चुकी थी और वो स्कूल भी जाने लगी थी। वहीं मदन भी अब काम करने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और गुजरते हैं और नंदिता अब बड़ी हो गई थी। एक रोज मदन काम से थका हारा घर आता है और कहता है, नंदिता बिटिया कहाँ है तू? आई पिताजी। कितनी बार समझाया है तुझे कि घर के कामकाज मत किया कर, तू बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। पिताजी आप खामखा चिंता कर रहे हैं, इससे मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। पिछले 16 बरस से तो आप ही संभाल रहे हैं ना, अब मुझे संभालने दीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया। मदन फटाफट से हाथ मुंह धोकर खाने की थाली लिए बैठा होता है। तभी सुखलाल उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अरे ओ मदन लाल, चल उठकर इधर आ। पिताजी अभी खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे ओ छोकरिया, मैं तेरे बाप से बात कर रहा हूँ, तू चुप हो। बिटिया तू शांत हो जा, मैं आता हूँ। मदन खाने से उठकर दरवाजे के बाहर आता है, जहाँ सुखलाल उसे धमकाते हुए कहता है, चल मेरे पैसे ला। मैंने आपको घर आने से मना किया था ना, फिर भी आप चले आए। मैं जानता हूँ कि मैं आपका कर्जदार हूँ, धीरे धीरे करके चुका दूंगा आपका उधार। कैसे चुकता करेगा? घर तो तेरा पहले ही मेरे पास गिरवी पड़ा है और तेरे दादा परदादा की जमीन तो अब कोई बची ही नहीं जो तू बेचेगा। जल्दी से जल्दी मेरे पैसे लौटा, वरना तुझे दिया कर्जा तेरी बेटी से अपने घर की चाकरी करवा के वसूलूंगा। मदन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी बेटी ने उसकी पूरी बात सुन ली है और सच से वाकिफ होने के बाद नंदिता खुद से कहती है, मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के कारण पिताजी इस साहूकार के कर्जदार हो गए। सोचा था आज पिताजी को अपने मैट्रिक्स की परीक्षा में अव्वल आने की खुशखबरी दूंगी और आगे की परीक्षा की इच्छा जाहिर करूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। मैं उन्हें और कर्जदार नहीं बना सकती। कर्जों के बोझ तले दबा पिता आंसुओं को छुपाकर चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अंदर आता है और नंदिता के पूछने पर वो बात को टालते हुए बेमन से खाना खाकर सो जाता है। पर नंदिता की आंखों से तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। वो पूरी रात कर्जदार पिता के चेहरे को निहारती है और अगली सुबह वो अपने पिता से कहती है, पिताजी मैंने सोचा कि मैं घर बैठे सिलाई कढ़ाई करूं। वो क्या है ना, जब आप चले जाते हैं तो मैं घर पर एकदम अकेली हो जाती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी लगभग पूरी हो गई है, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई हाथ का हुनर ही सीख लूं। पर अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो मेरे रहते तुझे मेहनत करनी पड़े? तू सिर्फ पढ़ लिख,
पर पिताजी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कौन सा मना किया है बिटिया, पर पहले तुझे उस काबिल तो बना दूं। जब तू अच्छे से पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी तब तेरा जितना दिल चाहे तो अपने पिता की मदद कर लियो। पिता का अपने लिए प्रेम भाव देखकर नंदिता की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहती है, आपकी इस बेटी ने आपको कर्जदार बना दिया। मेरी पढ़ाई लिखाई ने आपके कंधों पर कर्ज का भार डाल दिया, फिर भी आप मेरे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। क्यों पिताजी? क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। और किसने कहा कि मेरी बेटी ने मेरे कर्ज के भार को बढ़ाया है? जिस दिन तू कामयाब हो जाएगी उस दिन तेरे पिता का सीना फक्र से ऊंचा हो जाएगा और कर्जे का क्या है वो भी धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। पिताजी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी इस सिलाई कढ़ाई से अपनी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं आने दूंगी। इससे जो 4 पैसे आएंगे उससे हम हर महीने उस साहूकार का कर्ज चुका देंगे। गरीबी से जूझ रहे दोनों बाप बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। अब नंदिता घर में सिलाई बुनाई का काम करने लगती है, जिससे आए पैसों से हर महीने साहूकार का वो ब्याज देती है और जो पैसे मेहनत मजदूरी करके मदन लाता उससे वो घर की दाल रोटी का जुगाड़ करती है। समय तेजी से गुजर रहा था। नंदिता दिन भर घर के कामकाज के साथ सिलाई बुनाई करती और रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया नींद में होती तब वो पढ़ाई किया करती। लंबे अरसे से की गई कर्जदार पिता की बेटी की सच्ची मेहनत और लगन रंग ले आई, जिसके बाद अध्यापिका के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। ये खुशखबरी आकर वो अपने पिता को सुनाते हुए कहती है, पिताजी मेरी मेहनत रंग लाई, मैं टीचर बन गई, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। ये तेरी मेहनत का फल है बिटिया। ये नौकरी मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, बल्कि मेरे कर्जदार पिता का संघर्ष और उनकी अच्छी सोच भी है। काश मेरे जैसी सभी बेटियों को मेरे पिताजी जैसे पिता मिले, जो उनकी उम्मीदों को पंख दे ताकि वो खुद को कुछ साबित कर सके। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है बिटिया। पिताजी ये जीवन दान और मेरे चेहरे की मुस्कान सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है। मुझे फक्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। बहुत जल्द मैं आपके कंधों से ये कर्ज का भार भी खत्म कर दूंगी। वक्त बीतता है और नंदिता अपनी नौकरी में काफी व्यस्त हो जाती है और अपनी पहली तनख्वाह के साथ वो साहूकार के घर पहुंचती है, जहां वो कहती है, ये लो सुखलाल चाचा, आज आपके कर्ज की पाई पाई उतर गई है मेरे पिताजी के कंधों से। अब मेरे पिताजी आपके कर्जदार नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे कर्जदार नहीं, ये तो सूद है, असल अभी भी बाकी है। देखो चाचा, तुम साहूकार की आड़ में जो गांव के भोले भाले गरीब अनपढ़ लोगों के साथ हेरा फेरी करके उनसे बढ़ा चढ़ा कर ब्याज लेते हो और फिर उनकी जमीनें हड़पते हो, तो ये तुम्हारा जो धंधा है ना, अब ये बंद हो जाएगा, देख लेना। ज्यादा सरकारी नौकरी की धौस मत दिखा छोकरी। मेरे ही दिए पैसों से तेरे बाप ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तेरा बाप हमेशा मेरा कर्जदार रहेगा। बिल्कुल नहीं। अगर बात सिर्फ असल रुपयों की जाए तो वो तो कब के चुकता हो चुके हैं, और ये जो तुम चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर बता रहे हो ना, ये चालाकी अब तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब तुम्हारी ये चालाकी मैं किसी के आगे नहीं चलने दूंगी। नंदिता की बातें साहूकार को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती है और वो नजरें झुकाए वहाँ से निकल लेता है। तभी गांव के लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उन्हीं में शामिल एक मोहन काका नंदिता से कहते हैं, सच कहा था मदन तूने, बेटियां बेटों से जरा भी कम नहीं। आज एक बेटी ने अपने कर्जदार पिता के झुके कंधों को फिर से उठा दिया। अरे पर है तो बेटी ही ना, कल को शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी। कुल और वंश का नाम तो बेटा ही चलाता है, बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनता है। अच्छा मालती, जब ऐसा ही था तो फिर क्यों तेरा बेटा बहू के आते ही तुझे छोड़ गया? जिस बेटे को तूने पढ़ाया लिखाया वो एक झटके में ही तेरा दामन छोड़कर चला गया। बोल, कहाँ है आज तेरा बुढ़ापे का सहारा? एक औरत होकर बेटियों के लिए ऐसे कड़वे विचार मालती। अरे एक कुल के वंश को भी बढ़ाने वाली कोई और नहीं, बेटियां ही होती हैं, समझी? मालती का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है
समय गुजरने के साथ नंदिता की शादी हो जाती है और विदाई के समय उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं। मुझे गम नहीं खुशी है कि उसने मुझे हीरे जैसी बेटी दी, क्योंकि बेटा तब तक साथ देता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, पर बेटियां तब तक साथ देती हैं जब तक उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। पापा, ये आपकी बेटी की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। ये है नए घर की चाबियाँ। वहाँ आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरे जाने के बाद आप वहाँ का सिलाई वाला कोचिंग सेंटर संभालिएगा और जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। जिस तरह आज मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हमेशा यूं ही रहूंगी। जाते जाते भी अपने पिता को कर्जदार बना के जा रही है। देखा आपने किस तरह नंदिता ने एक बेटी का फर्ज बखूबी निभाया। कुछ रूढ़िवादी लोगों के विचारों के कारण बेटियों की ख्वाहिशें वक्त के साथ ही दम तोड़ देती हैं। जरूरत है सिर्फ इतनी कि हम भी मदन की तरह एक समझदार पिता बन सके और पुराने रूढ़िवादी विचार धारणाओं को समाप्त कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।